क्या आप जानते हैं कि बेंगलोर जैसे शहर में एक समय पर ऐसी घटना हुई थी जिसने वहां मौजूद आईटी कंपनीज के नियम बदल दिए। वहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक ऐसा केस जिसमें किसी इंसान की मानसिकता और हैवानियत का पता चलता है। अगर उस रात पुलिस अपनी पीसीआर वैन सामने खड़ी गाड़ी के पास रोककर उसे चेक नहीं करती तो शायद आज की कहानी कुछ और होती। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात कर रहे हैं प्रतिभा मूर्ति केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर शहर से। 2005 में यहाँ एक महिला थी, प्रतिभा मूर्ति। उम्र थी करीब 28 साल। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी एचपी ग्लोबल सॉफ्ट के बीपीओ में काम करती थी, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के फेज सेकंड में था। इनकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी होती थी, जो रात में 2 बजे से शुरू होती। रात में एम्प्लॉयज़ को घर से ऑफिस लाने के लिए कंपनी की ओर से कैब या टैक्सी चलती थी, जो इन्हें टाइम से ले जाती और ले आती थी, क्योंकि रात में कहाँ कोई पब्लिक ऑटो रिक्शा या बस चलता है। तो रोज़ रात में 2 बजे प्रतिभा ऐसे ही कंपनी की टैक्सी या कैब से ऑफिस आती जाती थी। इनके घर में थी केवल एक माँ के अलावा कोई नहीं था, ना पिता थे और ना ही कोई भाई बहन। 1977 में 15 या 16 मई को जब प्रतिभा केवल 15 दिन की थी, उस दिन पिता गैस स्टोव पर कुछ बना रहे थे, तभी वो स्टोव फट गया जिसमें पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने अकेले ही मेहनत मजदूरी करके बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसको इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो एचपी ग्लोबल सॉफ्ट के बीपीओ में अच्छी खासी पोस्ट पर जॉब कर सके। इस नौकरी से पहले प्रतिभा ने शादी कर ली थी। पति का नाम था पवन शेट्टी। ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी ऑसवेन फाइनेंस के बीपीओ में काम करते थे, जो कोरामंगला नाम की जगह पर था। पवन और प्रतिभा की शादी लव मैरिज थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही प्रतिभा की जॉब एचपी ग्लोबल सॉफ्ट में लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था, जिंदगी अच्छे से कट रही थी। प्रतिभा की माँ भी बहुत खुश थी कि बेटी जीवन में आगे बढ़ रही है। घर पर माँ अकेले ही रहती थी, इसलिए कभी कभी बेटी मायके में रहती तो कभी ससुराल में। ससुराल इनका साउथ बेंगलोर के कुमार स्वामी लेआउट नाम की जगह पर था। समय आता है 13 दिसंबर 2005 का। प्रतिभा को कंपनी ज्वाइन किए कुछ ही महीने हुए होंगे। चूंकि इनकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट की थी तो रात में 2 बजे कंपनी की तरफ से कैब आती थी इन्हें पिक करने के लिए। 13 दिसंबर की रात में भी आई। प्रतिभा ने रोज की तरह अपनी माँ को कॉल करके बता दिया था कि ये रेडी हो गई है ऑफिस जाने के लिए, थोड़ी देर में कैब आएगी। इस वक्त ये अपने ससुराल में थी। 2 बजे से कुछ मिनट पहले ऑफिस की कैब कुमार स्वामी लेआउट में आई। कैब ड्राइवर ने प्रतिभा को कॉल करके बोला, दीदी बाहर आ जाओ, गाड़ी खड़ी है, ऑफिस जाना है। ये ड्राइवर प्रतिभा को दीदी बोलता था और वो भैया बोलती थी। ऑफिस में कई सारे ड्राइवर थे जिनकी अलग अलग समय में ड्यूटी लगती थी। प्रतिभा लगभग सबको जानती थी, सबका नंबर भी सेव था। खैर, प्रतिभा गाड़ी में बैठी और गाड़ी ऑफिस के लिए निकल गई। घर से ऑफिस जाने में करीब 30 से 35 मिनट लगते थे। आमतौर पर प्रतिभा रोज ऑफिस पहुंचने के बाद माँ को टेक्स्ट मैसेज करती थी कि ऑफिस पहुंच गई है। मैसेज देखने के बाद ही माँ रात में सोती थी। लेकिन आज 13 दिसंबर के दिन बेटे के ऑफिस पहुंचने और उसके मैसेज आने से पहले ही माँ सो गई थी। सुबह में जब ये उठी और फ़ोन चेक किया तो बेटे का मैसेज नहीं आया था। वैसे तो रोज़ बेटी मैसेज करती थी, लेकिन आज नहीं आया। इन्होंने प्रतिभा को कॉल किया, उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ। कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर ये प्रतिभा के पति पवन को कॉल करती हैं। उन्होंने बोला कि प्रतिभा तो रात में ही ऑफिस चली गई थी, शायद वो काम में व्यस्त होगी, फ़ोन बंद कर दिया होगा। पर माँ को इसमें संतुष्टि नहीं लगी। इनके पास प्रतिभा के ऑफिस का भी नंबर था। ये उस पर कॉल करती हैं और कहती हैं कि प्रतिभा से बात कराइए। ऑफिस रिसेप्शन ने बोला कि आज प्रतिभा ड्यूटी पर नहीं आई थी। ये सुनकर माँ की चिंता और भी बढ़ने लगी। कल ही प्रतिभा से बात हुई थी, वो ऑफिस जाने के लिए रेडी थी, कैब आने का वेट कर रही थी। अभी दामाद को भी कॉल किया था, उन्होंने भी बोला कि प्रतिभा ऑफिस के लिए चली गई थी। लेकिन यहाँ ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि वो ऑफिस नहीं आई है। आखिर ये कैसा मामला है, पहले कभी प्रतिभा ने ऐसा नहीं किया था। माँ सीधे पुलिस के पास गई, उनको सारी चीज़ें बताईं। चूँकि बात एक महिला के गुमशुदगी का था, फौरन पुलिस हरकत में आती है। माँ के बताए अनुसार पुलिस प्रतिभा के ऑफिस गई। ऑफिस के लोग भी हैरान थे कि वो ऑफिस के लिए घर से निकली थी, लेकिन ऑफिस क्यों नहीं आई। इनके अनुसार पहले जब कभी भी वो ऑफिस नहीं आती तो एप्लीकेशन दे देती थी या फ़ोन करके बता देती, लेकिन आज उसने ऐसा भी नहीं किया। अगर प्रतिभा रात में 2 बजे ऑफिस के लिए निकली तो जरूर ऑफिस की गाड़ी में ही बैठी होगी, ऐसे किसी अनजान गाड़ी में नहीं बैठ सकती। गाड़ी का ड्राइवर भी उसका जानने वाला होगा। अब पुलिस ने ऑफिस में जितने भी कैब चलाने वाले ड्राइवर थे सबको बुलाकर बारी बारी पूछताछ शुरू कर दिया। इसमें ही विशाल नाम का एक ड्राइवर था, कहीं कहीं पर जगदीश नाम है। रोज रात में यही प्रतिभा को पिक करता और ड्यूटी के बाद छोड़ता था। पुलिस इससे बात करती है। ड्राइवर विशाल ने बोला कि रोज की तरह कल रात में भी ये प्रतिभा के घर गया था और ये टाइम से पहुंचा था। वहां जाकर पता चला कि वो तो पहले ही कंपनी के किसी दूसरे कैब से निकल गई। अब ये क्या, उस दिन तो ड्यूटी विशाल की ही थी, पर कोई और दूसरा ड्राइवर कैसे जा सकता है। बाकी और ड्राइवर भी अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। फिर कौन ड्राइवर अपनी ड्यूटी छोड़कर किसी और का काम करने के लिए जाएगा, और क्यों जाएगा। वो प्रतिभा को कहाँ ले गया होगा। बाकी सभी ड्राइवर अपने अपने काम पर थे, इनमें से कोई भी प्रतिभा के घर नहीं गया। पुलिस ने ऑफिस से उन ड्राइवर्स की लिस्ट निकलवाई जो कल काम पर नहीं आए थे, छुट्टी लिए हुए थे। पुलिस की ऐसे ही सारी तफ्तीश चल रही थी।
उधर ये खबर मीडिया तक पहुंच गई, न्यूज़ चैनल तक पहुंच गई। बेंगलोर जैसा चलता फिरता शहर, इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाली एक महिला लापता। ऐसा ही खबरें न्यूज़ चैनल्स में चलनी शुरू हो गईं। एक महिला नाइट ड्यूटी करती है, उसकी सेफ्टी का कंपनी ने कोई ध्यान नहीं रखा। लोग कंपनी पर भी आरोप लगाने लगे। नेशनल मीडिया में यह खबर आने के बाद पूरे देश में यह बात फैल गई। पुलिस के ऊपर लोगों का प्रेशर आने लगा। आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर को यह केस पुलिस से क्राइम ब्रांच के पास चला गया। क्राइम ब्रांच भी अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। ये लोग सबसे पहले प्रतिभा का फ़ोन नंबर खंगालते हैं। इसकी कॉल हिस्ट्री और लोकेशन वगैरह निकाली गई। इसमें सबसे लास्ट कॉल शिव कुमार नाम के एक शख्स का था। प्रतिभा के ऑफिस में पता करने पर सामने आया कि ये यहाँ का ड्राइवर है। कई बार इसने भी प्रतिभा को घर से पिक और ड्रॉप किया है। पुलिस ने जो एब्सेंट या छुट्टी लिए कैब ड्राइवर्स की लिस्ट निकाली थी, उसमें शिव कुमार भी था। ये कल ड्यूटी पर नहीं आया था। सवाल उठा कि अगर ड्राइवर शिव कुमार कल छुट्टी पर था, फिर क्यों ये रात के 2 बजे प्रतिभा को पिक करने के लिए उसके घर गया? ये उसे लेकर कहाँ गया होगा? क्राइम ब्रांच का शक सीधे शिव कुमार पर आ गया। ऑफिस से इसका नंबर लेकर पुलिस इसकी भी कॉल हिस्ट्री और लोकेशन वगैरह निकालती है। ऑफिस से इसके घर का एड्रेस भी मिल गया। इसके भी कॉल डिटेल से पता चल रहा था कि इसने ही आखिरी बार प्रतिभा को कॉल किया था। लगा कि वो क्राइम करने के बाद फरार हो गया होगा, वो थोड़ी ना अपने घर पर मिलेगा। पुलिस ड्राइवर शिव कुमार के जानने वालों से बात करती है। इसके गांव का पता चला। एक टीम गांव भेजी गई। वैसे शिव कुमार की शादी हो चुकी थी। इसकी पत्नी 7 महीने की गर्भवती भी थी। शिव कुमार के कुछ नज़दीकी लोगों से पता चला कि उसकी पत्नी पिछले 10 दिनों से अपने मायके में है। अब तक 14 दिसंबर की तारीख आ चुकी थी। क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार शिव कुमार को इधर उधर ढूंढा जा रहा था। वो अपने गांव में नहीं मिला। ना तो वो 13 दिसंबर को ऑफिस आया था और ना ही 14 दिसंबर को। इसने ना आने की वजह भी ऑफिस में नहीं बताई थी। 14 दिसंबर की शाम तक क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने सोचा कि शिव कुमार को हर जगह तो ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। उसके जानने वालों को भी नहीं पता कि वो कहाँ होगा। ये लोग उसे सारी जगहों पर ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक उसके एड्रेस पर नहीं गए जहां वो रहता था। ऑफिसर्स ने सोचा कि एक बार उसके घर पर चलकर देखते हैं, शायद उसके पड़ोसियों से कुछ पता चले। 14 दिसंबर की शाम तक पुलिस शिव कुमार के घर गई। लगा कि उसके घर पर कोई तो है। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, पुलिस हैरान रह गई। दरवाजा खुद शिव कुमार ने खोला था। घर में टीवी ऑन था, जिसमें गुमशुदा हुई प्रतिभा की खबरें चल रही थीं। पुलिस ने शिव कुमार से बोला कि हमें शक है कि तुमने प्रतिभा के साथ कुछ किया है, तुमसे पूछताछ करनी है, पुलिस स्टेशन चलो। शिव कुमार ने बोला कि दीदी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मैं तो ऑफिस भी नहीं गया था उस दिन, मैं क्यों उसके घर जाऊंगा, वो भी इतनी रात को। पुलिस ने इससे पूछा कि ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हो। इसने बोला कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर ये गुनहगार होता तो अपने घर पर थोड़ी ना बैठा होता, ये कहीं भाग चुका होता। चूंकि पुलिस के पास पुख्ता सबूत थे, प्रतिभा और शिव कुमार की कॉल डिटेल्स थीं, जिसमें आखिरी बार शिव कुमार ने ही खुद प्रतिभा को कॉल किया था। इससे अच्छे से पूछताछ किया गया। ये सारी चीज़ों से नकार रहा था। इसे प्रतिभा को लेकर कोई जानकारी नहीं है, कोई लेना देना नहीं। वैसे भी अगर कुछ गलत किया होता तो अपने घर पर थोड़े ना बैठा होता। पुलिस इससे अपने अंदाज में भी बात कर रही थी, मारा पीटा भी गया, फिर भी ये लगातार सारी चीज़ों से नकार रहा था। अब अगला दिन आता है। 15 दिसंबर की तारीख थी। लगातार क्राइम ब्रांच की इंटेरोगेशन चल रही थी। शिव कुमार की बातें सुनकर अब खुद पुलिस भी सोच में पड़ गई कि लगता है कि हमने किसी गलत इंसान को उठा लिया है, ये बेगुनाह है। इतना मारा पीटा गया, फिर भी ये कुछ बता नहीं रहा। ऑफिसर्स के लिए शिव कुमार पर शक करने की वजह यही थी कि इसने ही प्रतिभा को आखिरी बार कॉल किया था। पहले से प्रतिभा इसे जानती भी थी। ड्राइवर विशाल की ड्यूटी होने के बावजूद भी किसी और ने प्रतिभा को पिक किया, जो यही शिव कुमार लग रहा था। हर तरफ से केवल शिव कुमार ही सस्पेक्ट था। हालांकि पुलिस ने ऑफिस के 2-3 और लोगों पर भी शक जताया था, जिनके शायद प्रतिभा से थोड़ी अनबन हुई थी, छोटे मोटे झगड़े हुए थे। लेकिन शिव कुमार के मिलने के बाद वो बाकी सस्पेक्ट साइड कर दिए गए। केवल फोकस इसी एक ड्राइवर पर था। शिव कुमार को भी ज़्यादा दिन ऐसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते थे। पुलिस ने इसको छोड़ने से पहले अपना आखिरी पूछताछ का सेशन रखा, जो 15 दिसंबर की रात में होना था। इस बार केवल 3-4 पुलिस वालों के हाथ में सच उगलवाने का काम सौंपा गया। 15 दिसंबर की रात में ये शिव कुमार के पास गए और बोले कि हमें पता है कि तुमने प्रतिभा के साथ कुछ किया है। अगर तुमने खुद से सच बताया तो तुम्हें कम सजा दिलवाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, चार्जेस कम लगाएंगे। अगर तुमने झूठ बोला तो वैसे ही तुम केस में फंस चुके हो, बचने वाले नहीं हो। उल्टा तुम्हें और फंसा देंगे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। पहले तो इससे मार पीट कर बात किया गया था। इस बार इत्मीनान से आराम से बैठ कर बात करते हैं। शिव कुमार थोड़ा सोचता है और कहता है कि 13 दिसंबर की रात 2 बजे इसने ही प्रतिभा को कॉल करके घर से बाहर बुलाया था और कैब में अपने साथ ले गया। मीडिया में इस केस को लेकर लगातार खबरें चल रही थीं, अखबारों में भी छप रही थीं। पुलिस स्टेशन में शिव कुमार से पूछा गया कि प्रतिभा के साथ क्या हुआ, वो कहाँ पर है। इसके बाद 16 दिसंबर की सुबह शिव कुमार पुलिस को अपने साथ कनकपुरा रोड पर नई बन रही लोकेलिटी अंजनापुरा बीडीए लेआउट नामक जगह पर ले गया। ये बेंगलोर से थोड़ा बाहरी इलाका है। इन दिनों यहाँ का इलाका काफ़ी सुनसान रहता था। शिव कुमार ने पुलिस को यहाँ लाकर एक नाले के पास इशारा किया। ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ा, पुलिस को यहाँ से एक शव बरामद होता है। 13 दिसंबर की रात 2 बजे से प्रतिभा गायब थी। अब 16 दिसंबर की तारीख आ गई।
शव पानी में इतने दिन रहकर कैसी हो गई होगी आप सोच सकते हैं। खैर पुलिस ने शव को हॉस्पिटल भेज दिया। प्रतिभा के माँ को भी खबर दी जाती है कि एक शव मिला है, इस हॉस्पिटल में है, आपको आकर शिनाख्ती करनी है, उसकी पहचान करनी है। अब सोचिए कि एक माँ पर क्या बीतेगी। जैसे तैसे ये अपने भाई यानी प्रतिभा के मामा के साथ हॉस्पिटल गईं। इन्होंने शव को देखते ही पहचान लिया कि इनकी बेटी प्रतिभा है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करते हैं। मीडिया में खबरें चली रही थीं। 16 दिसंबर की दोपहर तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इसमें सामने आया कि महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। फिर गले पर धारदार हथियार चला दिया गया। विंड पाइप के डैमेज और ज़्यादा रक्त गिरने की वजह से महिला की मृत्यु हो गई। अब क्या था, पूरे शहर भर में लोग सड़कों पर उतरने लगे, प्रदर्शन करने लगे, गुनहगार को फांसी देने की मांग करने लगे। जितनी भी औरतें कंपनीज में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करती थीं, वो लोग भी अपने काम पर जाने से घबराने लगीं। कंपनियों ने फैसला किया कि अब हर एक कैब के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी होगा। इधर शिव कुमार पुलिस की गिरफ्त में था। शिव कुमार 13 दिसंबर की रात 2 बजे से थोड़ा पहले कंपनी की कार लेकर प्रतिभा के घर कुमार स्वामी लेआउट गया। प्रतिभा को कॉल करके ये घर के बाहर बुलाता है। वैसे प्रतिभा किसी और कैब ड्राइवर विशाल नाम के शख्स के साथ ऑफिस जाती थी। बहुत दिन बाद शिव कुमार को देखा। प्रतिभा ने इससे पूछा कि भैया आज आप क्यों आए हो, रोज तो विशाल आते हैं। शिव कुमार ने बोला कि दीदी आज वो छुट्टी पर हैं, उनकी जगह पर मेरी ड्यूटी लगी है, आज मैं ही आपको ऑफिस ले जाऊंगा। इसके बाद प्रतिभा गाड़ी में बैठ गई। यह हमेशा कार में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठती थी, आज भी यहीं बैठी। चूंकि ये ड्राइवर को पहले से जानती थी तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। रात काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से प्रतिभा की 2-4 मिनटों के लिए गाड़ी में ही आंख लग जाती है। थोड़ी देर के लिए सो गई। जब आंख खुली तो देखा कि ये वो रास्ता नहीं है जिससे ये ऑफिस जाती हैं, ये कोई अनजान रोड है। इन्होंने शिव कुमार से बोला कि ऑफिस वाला रास्ता नहीं है, तुम रास्ता भूल गए हो। शिव कुमार ने कहा दीदी ऐसा नहीं है, आज एक और ड्राइवर छुट्टी पर है तो वहाँ के एम्प्लॉय को भी पिक करना है। गाड़ी चल रही थी, इसमें केवल शिव कुमार और प्रतिभा बैठे थे। गाड़ी अंजनापुरा इलाके में पहुंची। यहीं सुनसान आउट एरिया के रास्ते पर शिव कुमार गाड़ी रोक देता है। इसने एक चाकू निकाला और प्रतिभा के पेट पर लगा दिया। बोला कि चिल्लाना मत वरना अच्छा नहीं होगा। फिर यह महिला के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। इतने में ही बेंगलोर पुलिस की पीसीआर वैन गाड़ी के पास से गुजरने लगी। प्रतिभा के जान में जान आती है कि पुलिस आ रही है, अब दिक्कत नहीं। गाड़ी के सभी कांच लगे हुए थे, ऊपर थे, अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। इतने में शिव कुमार भी पुलिस की गाड़ी देख लेता है। इसने एक हाथ से प्रतिभा के मुंह को दबा दिया और दूसरे हाथ में तो चाकू था ही जो पेट के पास लगा था। शिव कुमार ने बोला अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो चाकू पेट में चला जाएगा। पुलिस अगर पकड़ ले तो परवाह नहीं, लेकिन उनके आने से पहले तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। इधर पुलिस ने गाड़ी को देखा, सोचा कि ऐसे ही किसी ने पार्क किया होगा, लोग करते रहते हैं, शहर है। इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया और चले गए। हालांकि इन्हें एक बार जाकर देखना चाहिए था, कौन रात के 2 बजे सुनसान रास्ते पर गाड़ी पार्क करता है। दूर दूर तक कोई घर वगैरह भी नहीं था। गाड़ी अगर किसी ने पार्क भी की होगी तो कैसे जाएगा। खैर इधर गाड़ी में महिला रोने गिड़गिड़ाने लगी कि छोड़ दो। शिव कुमार नहीं सुनता है। इसने महिला के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया, फिर चाकू गले पर चला देता है। थोड़ी ही दूर पर एक नाला था, इसने शव को नाले में फेंक दिया। इसके बाद ये सीधे अपने घर जाता है, ऑफिस नहीं गया। ऑफिस जाएगा भी किस लिए, जिसको वहां पर छोड़ना था उसकी कहानी तो रास्ते में ही खत्म कर दी। वैसे शिव कुमार घर पर अकेले ही था, इसकी बीवी मायके में थी। सुबह उठकर ये टीवी ऑन करके न्यूज़ देखता है। प्रतिभा की गुमशुदगी की खबर ये आराम से घर पर बैठकर देखने लगा। अगले दिन तक जब टीवी में देखने लगा कि ऑफिस का कोई ड्राइवर ही प्रतिभा के गायब होने के पीछे है, तब ये भागता नहीं है, आराम से घर पर बैठा रहता है। ये ऑफिस भी नहीं गया। ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने इससे ये सब करने की वजह पूछी। इसके अनुसार 10 दिन पहले इसकी बीवी झगड़ा करने के बाद मायके चली गई थी। उससे दूर होने के बाद इसके अंदर काम उत्तेजना जागने लगी। ये 12 दिसंबर की रात की बात है। इसने मन बना लिया कि ये किसी के साथ दुष्कर्म करेगा। ये भी कहा जाता है कि इसने ऑफिस की 2-3 औरतों से भी बात की घर से ऑफिस छोड़ने की, लेकिन उनके साथ बात नहीं बैठी। फिर इसे याद आया प्रतिभा के बारे में। ये उसे अच्छे से जानता था, वो भी इसे जानती थी। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार कहीं ना कहीं शिव कुमार प्रतिभा से एक तरफा प्यार भी करता था। 12 दिसंबर की रात में इसने सोचा कि ये किसी के साथ दुष्कर्म करेगा। 13 दिसंबर की तारीख शुरू होते होते इसने अपना शिकार भी चुन लिया। ये क्राइम करने के बाद कहीं भागता नहीं है। पुलिस के पूछने पर इसने बोला कि ये जानता था कि इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है पुलिस को। अगर ये भागेगा तो पुलिस को इस पर और ज़्यादा शक होगा। आगे इसे इस बात पर भी मदद मिल सकती है कि अगर ये गुनहगार होता तो घर छोड़कर भाग चुका होता, ऐसे घर पर बैठा नहीं रहता। ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद उस समय बेंगलोर सहित पूरे राज्य के लोगों में गुस्सा था। लोग उसे फांसी देने की मांग कर रहे थे। 2006 के जनवरी या फरवरी के आसपास पुलिस अपनी चार्जशीट रेडी करके बेंगलोर सेशन कोर्ट में सबमिट करती है। इसमें शिव कुमार के ऊपर आईपीसी की धारा 366 किडनैपिंग, 386 दुष्कर्म करने और 302 कत्ल करने जैसे चार्जेस लगे। बेंगलोर के सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। ये सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजी गई। इस दौरान 2-3 जजों का ट्रांसफर भी हुआ। अगर नए जज आए तो फिर से सारी वारदात समझनी पड़े, बयान सुनने पड़े। ऐसे करते करते करीब 5 साल बीत गए। 6 अक्टूबर 2010 को 11th फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट की सुनवाई पूरी होती है।
शिव कुमार पर चार्जेस निर्धारित किए गए। इस बीच 80 से ज़्यादा लोगों ने कोर्ट में गवाही दी थी। 218 तरह की एग्जिबिट्स कोर्ट में पेश किए गए। 8 अक्टूबर को अदालत ने शिव कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी। कोई पेरोल नहीं मिलेगा। जब तक इसकी सांसें चलती रहेंगी तब तक ये जेल में कैद रहेगा। किडनैपिंग के लिए सेक्शन 366 के तहत 10 साल की कड़ी जेल मिली और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा। जुर्माना नहीं दिया तो 1 साल तक एक्स्ट्रा जेल रहेगी। कड़ी जेल का मतलब किससे मेहनत मजदूरी कराएंगे। दुष्कर्म यानी सेक्शन 376 के तहत 10 साल की और कड़ी सजा मिली और 20,000 रुपये का जुर्माना लगा। अगर जुर्माना नहीं दिया तो 2 साल की एक्स्ट्रा जेल होगी। बचा सेक्शन 302 यानी कत्ल, तो उसमें उम्र कैद तो हो ही गई थी। फरवरी 2011 में शिव कुमार अपने ऊपर लगे सारे फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करता है। अप्रैल 2011 तक स्टेट की तरफ से हाईकोर्ट से अपील किया गया कि अपराधी को फांसी की सजा दी जाए। 4 मई 2016 तक हाईकोर्ट में सारी सुनवाई पूरी हुई। 31 मई 2016 तक हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट की सजा को बरकरार रखा। जो सजा सेशन कोर्ट ने दिया था वही हाईकोर्ट भी देती है। आगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुनाती है। इन्होंने सजा में थोड़े चेंजेस कर दिए। जो उम्र कैद सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने दिए थे, जो आखिरी सांसों तक जेल में रहेगा, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल कर दिया। 30 सालों तक ये जेल में रहेगा, फिर छूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हर अपराधी को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। शिव कुमार का यह पहला क्राइम था। इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। शिव कुमार को अब तक जेल में 18 साल हो चुके हैं। 2023 के हिसाब से 12 साल और ये जेल में रहेगा, फिर छूट जाएगा। इसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसने एक बेटे को जन्म दिया। एक लड़की जो अपने करियर में आगे बढ़ रही थी, सुनहरा भविष्य था, पारिवारिक जीवन भी शुरू हो चुका था। उसके साथ हैवानियत केवल इसलिए हुई क्योंकि एक इंसान अपनी काम उत्तेजना शांत करना चाहता था। एक पल में ही उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। प्रतिभा की मां के अनुसार ऐसा कोई दिन नहीं था जब बेटे की याद आई हो। वही इनकी आखिरी बुढ़ापे की सहारा थी। इनके अनुसार प्रतिभा के पति ने केस में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कभी कभार केस की अपडेट ले लेते थे। आगे ये कहीं और चले गए और दूसरी शादी करके अपना नया घर बसा लिया। मां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।